रहीम। आज की वीडियो है हमारा बीएड के रिलेटेड। बीएड में जो थीसिस होता है उसमें बहुत से बच्चे फ़ेल हो जाते हैं और बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही होती। बहुत से लोगों के लिए इजी नहीं होता कि वो बार बार सुपरवाइज़र को अप्रोच करें और जो है इन थीसिस को करने की कोशिश करें। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो आज लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और आपने उसको सॉल्व कैसे करना है और इस तरह की सिंपल सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि आपने जब थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको कहते हैं कि आप थीम सेलेक्ट करें, आप सब थीम सेलेक्ट करें और आप टॉपिक सेलेक्ट करें आपका क्या है। थीम तो हमें वो खुद दे देते हैं कि आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ कि फॉर एग्जांपल डेवलपिंग बेसिक स्किल्स था, तो सब थीम उसमें से डिफरेंट सब थीम हमें दिए हुए थे कि स्पीकिंग में आप कर रहे हैं, आप लिंग्विस्टिक कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप उनमें से एक सिलेक्ट करते हैं जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपने उसी से रिलेटेड इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद टॉपिक आ जाता है। टॉपिक है हमारा स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स एट ग्रेड 9th। हमने ये टॉपिक खुद से बनाना होता है, हमें ये खुद पता होना चाहिए सब थीम और थीम को देख के कि हम टॉपिक क्या बना सकते हैं। अगर मैंने स्पीकिंग स्किल लिया था और मेरा थीम था डेवलपिंग बेसिक स्किल, तो मैं यही टॉपिक बना सकती थी कि मैं बेसिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए स्पीकिंग स्किल को कैसे अच्छा बना सकती हूँ, इन्हेंस कैसे कर सकती हूँ, क्या स्ट्रेटजीज कर सकती हूँ। तो मैंने वो टॉपिक बना लिया। या आप सुपरवाइजर से अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद ही आपने बाकी का काम करना है। सो आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो है वाई डिड यू सेलेक्ट दिस सब स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। आपने ये क्यों चूज़ किया, इसके पीछे रीज़न क्या है, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। आपने क्लासरूम में जो लेसन प्लान्स दी हैं उससे रिलेटेड आप अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे कि आपने क्या चीज़ फेस की है, या आपने एक्सपीरियंस बताना है, या आपने अपने क्लासरूम में जो आपने प्रॉब्लम फेस किया आप उससे रिलेटेड चीज़ बताएंगे। तो अगर मैं ये लेक्चर्स दे के आई हूँ, मैंने कुछ भी इंग्लिश पढ़ाई है, मैथ्स पढ़ाई है, और वहाँ पे मैंने जो जो प्रॉब्लम्स देखी हैं मैंने वो यहाँ लिखनी है, और उसके अलावा मैंने ये बताना है कि मैंने ये क्यों चूज़ किया। मैं कह सकती हूँ कि स्पीकिंग स्किल चूज़ करने के पीछे ये रीज़न थी कि बहुत से बच्चे जो अर्ली एज के हैं, अगर उनकी स्पीकिंग स्किल अच्छी बना दी जाए तो उनको हायर स्टडीज़ में प्रॉब्लम नहीं हो सकती और हायर स्टडी में वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपना रोल प्ले कर सकेंगे अगर उनकी स्पीकिंग स्किल जो है वो अच्छी होगी, उनके ऊपर उसको कमांड होगी। तो अगर हम कहते हैं कि स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूवमेंट उसकी इस वजह से ज़रूरी है ताकि अगर हम अपना आइडिया किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास बोलने के लिए ऐसे वर्ड्स हों कि जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। ये ना हो कि हमें लिखना तो बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन हमें बोलना ही कुछ नहीं आ रहा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात अर्ली एज पे ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जैसे मैंने ये प्रॉब्लम नोट की थी कि स्टूडेंट्स को उनको रट्टा सिस्टम के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, उनको कुछ भी पता नहीं है इस वर्ड का क्या मतलब है। जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, जिनको पोएम सिखाई जाती हैं 1 क्लास के 2 क्लास के, तो वो क्या करते हैं कि रट्टा सिस्टम के ज़रिए अपना काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें उनके अंदर बेसिक अच्छी करनी पड़ेगी इंग्लिश की, तभी जाके वो हायर लेवल पे अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे, वरना ताहयात दे वॉन्ट बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। सो दिस वाज द रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस स्पेसिफिक टॉपिक। और इसके बाद इसका हम रिलेट करें आपका एक्सपीरियंस या क्लासरूम में जो भी आपने प्रॉब्लम फेस की, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं कि मैंने अपने स्कूल टाइम में ये चीज़ नोट की है या ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। ये आप लिख सकती हैं, या आप लिखेंगे कि जो आप पढ़ाने गई हैं और उस टाइम आपने जो प्रॉब्लम फेस की है क्लासरूम में, वो कि अगर आप इंग्लिश में बच्चे को कुछ बोल रहे हैं तो वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश ही नहीं आ रही। तो ये इंग्लिश लर्निंग के पीछे ये रीज़न थी। मैंने ये स्पेसिफिक टॉपिक पे बात की, या आप अपने लिहाज से करेंगे। एक और बात कि इसमें आपकी इंग्लिश मतलब आपको टेंसेस का इतना ज़्यादा उसका वो ध्यान करना
नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल इंग्लिश लिखनी है। बस आपके जो है ना ये ठीक होने चाहिए कि कौन सी फॉर्म आप लगा रहे हैं। अगर आप पास्ट में बात करें तो थर्ड फॉर्म लगाएं, और साथ ही साथ आपने यहाँ रेफरेंस देते जाना है कि ये किस बंदे ने बात की है। रेफरेंसिंग के लिए भी मैं आपकी अगर आपको चाहिए तो अलग से वीडियो बना दूँगी कि रेफरेंस हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली आपने गूगल स्कॉलर पे जाना होता है। गूगल पे आप टाइप करेंगे गूगल स्कॉलर खुल जाएगा। उसके अंदर आपने दो आपके पास ऑप्शन आएंगे, केस स्टडी और आर्टिकल्स। आपने आर्टिकल्स पे जाना है या केस स्टडी पे जाना है। आर्टिकल्स पे जाएंगे या केस स्टडी पे जाएंगे, आई थिंक सो आर्टिकल्स पे जाते हैं, और वहाँ जाके आप अपना स्पेसिफिक टॉपिक सर्च कर सकती हैं और उससे रिलेटेड बेशुमार आर्टिकल्स आ जाते हैं, पास्ट पेपर्स आ जाते हैं, और उन पेपर्स के अंदर आपने जो कुछ लिखना है लिख सकते हैं। एक और बात, जब आप स्पेसिफिक पेपर कोई भी देख रही होंगी तो वहाँ आपने एपीएस स्टाइल रेफरेंसिंग की रखनी है। अगर आपको इससे रिलेटेड मदद चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। लेकिन अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो ये तकरीबन 3 से 4 पेजेस का ये आंसर था। एक पेज ये है और बाकी ये। तो आपने अच्छा खासा इसके अंदर लिखना है, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर, सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। अब दूसरी बात ये आती है कि जब आपने देख लिया कि फ़लानी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, तो आपने उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है अपने कोलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने टीचर के साथ या सुपरवाइज़र, किसी के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मैंने ये प्रॉब्लम देखी है और क्या मैं इसके ऊपर काम करूं, अगर मैं करूं तो मैं किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकती हूं, और कहाँ स्टूडेंट लैग कर रहे हैं, किस वजह से ये चीज़ उनके अंदर अच्छी नहीं है। ये सारी डिस्कशन आप जो भी किसी के साथ करेंगी अपनी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब आपने इसमें लिखनी है कि आपने ऑब्ज़र्व क्या किया और उसके बाद आपने ऑब्ज़र्व किया और आप ठीक करने की कोशिश कैसे कर सकती हैं उसको। तो ये डिस्कशन इसमें आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ये 2 पेजेस का था, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन कोशिश करनी है कि आप पास्ट में लिख रहे हों। जैसे मैंने ये आई नोटिस्ड या आई ऑब्ज़र्व्ड, ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है। इसके लिए ज़्यादा इंग्लिश आपकी बहुत हाई क्लास नहीं भी होगी तो भी ये थीसिस हो जाएगा, इसलिए टेंशन इंग्लिश की नहीं लेनी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसलिए ये मैं कह रही हूँ कि आपने जो भी प्रॉब्लम लेनी है वो आपको उसका मवाद लिटरेचर में मिलना चाहिए। गूगल स्कॉलर पे जाके पास्ट पेपर्स उससे रिलेटेड होने चाहिए। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ले रही हूँ तो मेरे पास ये प्रॉब्लम, मैंने ये जब सर्च की तो वाकई ये एग्जिस्ट कर रही थी, इसके पेपर्स थे, लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ था। इसको लेने का ये फ़ायदा है कि यहाँ 2 से 3 क्वेश्चंस लिटरेचर रिव्यू के आएंगे, तो आपने उसमें क्या देखा, लोगों ने क्या काम किया, लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस की, किस एरिया में की, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी विद रेफरेंस के, किस बंदे ने किया, किस बुक में किया, वो सारा एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल में आपने देना है। तो ये सारा आपने यहाँ लिखना है। जैसे कि ये देखें, मैंने यहाँ लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल दिस इन दिस टाइम बाय दिस मैन। तो ये सारा आप इसमें लिखेंगे। देखें, इसके 3 से 4 पेजेस हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसका लिटरेचर रिव्यू ही नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए टॉपिक की सिलेक्शन केयरफुली करनी है। जल्दी से हम अगले टॉपिक के अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्ट ऑफ योर वेरिएबल्स, गिव डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। इसमें मेजर वेरिएबल्स को ऐसे वेरिएबल्स हैं दैट वी आर ट्राइंग टू मेजर। हम जो चीज़ देखना चाह रहे हैं या हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, हमने वो लिखने हैं। की टर्म्स क्या है आपके टॉपिक के? की टर्म्स हमारे पास हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं की टर्म्स और डिपेंडेंट की टर्म्स भी होते हैं। आपने उस हवाले से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है कि इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजीज़, इंडिपेंडेंट आपके पास कीवर्ड्स कौन से और डिपेंडेंट कौन से कीवर्ड्स हैं, उस लिहाज से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके जो टॉपिक होता है ना, आपका जो मेन टॉपिक होता है उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आपका सुपरवाइज़र आपको बताएगा कि इंडिपेंडेंट कौन से हैं, डिपेंडेंट कौन से हैं, और उसको फिर आपने ये छोटा सा आंसर है आपने ये लिख देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं।
जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ये भी 5 मार्क्स का छोटा सा है, इसको भी आप लिखेंगी। और इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने लिखना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखेंगी या पर्पस ऑफ स्टडी 2 to 3 लाइंस में लिखेंगी। और साथ ही क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आपने लिखने हैं कि आप हाउ टू स्टॉप मेकिंग स्टूडेंट लिंग्विस्टिक रिपोर्ट, वाई शुड लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट। पहले तो आप इस क्वेश्चन में बताएंगी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जो भी आपके हैं वो बता देंगी। और साथ ही साथ आप उस क्रिटिकल क्वेश्चंस को भी बताएंगी जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें क्रिटिकल क्वेश्चंस क्या हैं जो आपने अचीव करना है, आप ये काम क्यों कर रही हैं, ये इस तरह की बातें हैं जो कि आपने इस क्वेश्चन में लिखनी है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, एक पेज का है ऑलमोस्ट। उसके बाद है, व्हाट हु वर द पार्टिसिपेंट इन योर प्रोजेक्ट, आपके पार्टिसिपेंट कौन है आपके प्रोजेक्ट्स में। एज ऑल ऑफ अस नो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स तो स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन आपने उसकी डिटेल लिखनी है कि कौन सी क्लास के हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितने जो हैं इंटेलिजेंट हैं, कितने जो हैं वो पुअर हैं लर्निंग में। तो ये इसमें आपने डिटेल लिखनी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें आपने लिखना है कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे की। स्ट्रैटेजीज़ लिखनी है, आपने कितनी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई की हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखी है स्ट्रैटेजी 1 रीडिंग अलाउड, स्ट्रैटेजी 2 स्पीच ऑफ 1 minute ऑन हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, स्ट्रैटेजी 3 पिक्चर डिस्क्रिप्शन, स्ट्रैटेजी 4। स्ट्रैटेजी का मतलब है जो हमने कोशिश की है कि हम स्टूडेंट्स को बेहतरीन काम करवा सकें, वो सब स्ट्रैटेजीज़ हमने इसमें लिखनी है। और स्ट्रैटेजीज़ लिखने के बाद हमने बताना है कि उस स्ट्रैटेजीज़ का हमारे पास इफ़ेक्ट क्या आया, स्टूडेंट्स के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट रहा है। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको मिल जाएंगी लिटरेचर रिव्यू में कि आप किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करेंगे। ये लिटरेचर रिव्यू में सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपने ये गूगल स्कॉलर से ही देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप, आपने वो इंस्ट्रूमेंट डेवलप कैसे किया, आपने उसे कलेक्ट कैसे किया है। मतलब कि आपने क्विज़ेस लिए हैं, आपने टेस्ट लिए हैं, आपने जो है ये किस तरह से इसको सॉल्व किया है। आप इसके अंदर ग्राफ्स, टेबल्स और इस तरह की चीज़ें भी लगा सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप टेबल्स और ग्राफ के ज़रिए बता सकते हैं कि मैंने इस तरह से मेजर किया है कि कैपेबिलिटी क्या थी और मैंने डाटा कैसे कलेक्ट किया और वो मैंने वो टेबल कैसे बनाया है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, आपने साथ लगाना है जो भी आपने टूल यूज़ किया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आपने इंटरव्यूज़ दिए, आपने स्टूडेंट के काम को देखा है, आपने पोर्टफोलियो बनाए हैं, आपने टेस्ट लिए हैं, आपने ऑब्जर्वेशन की है, या आपने रेटिंग स्केल को यूज़ किया है, कोई ग्राफ यूज़ किया, कोई बार प्लॉट यूज़ किया, आपने किस तरह से ये काम किया है आपने इस क्वेश्चन में वही बताना है। अगर आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो आप इंटरव्यूज़ बता देंगी, क्विज़ेज़ लिए हैं तो रिटर्न क्विज़ेज़ एक आध लगा देंगी। तो ये काम आपने इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, अपनी फाइंडिंग्स लिखनी है, अपने कंक्लूजन्स लिखने हैं कि आपने क्या उसमें से ऑब्ज़र्व किया है और आपको क्या लगता है कि आपने स्ट्रेटजीज़ अप्लाई की हैं तो आपको उससे क्या चीज़ हासिल हुई है। तो ये भी 4-5 पेजेस का है। इसमें आपने लिटरेचर की मदद लेके ये काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्टेड, मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड फाइंडिंग। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पता है हम इंग्लिश इंप्रूव करवाना चाहते हैं। प्रोसेस क्या है, हमने क्या क्या काम किया उसके ऊपर इंग्लिश को इम्प्रूव करवाने के लिए। हमने टेस्ट लिए हैं, हमने स्ट्रेटजीज़ जो डिफरेंट अप्लाई की हैं वो सारी बता देंगे। और हमारे रिजल्ट्स क्या आए हैं, कि उन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करने से स्टूडेंट्स का जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है कि इनको इंग्लिश आ जाएगी, क्या वो उन्होंने अचीव किया या नहीं, इस क्वेश्चन में वो लिखना है हमने। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाएंगे फिर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, हाउ व्हाट हैव यू लर्नड, आपने इस प्रैक्टिस से क्या फील किया और आपने खुद क्या लर्न किया इससे, आपका क्या रिव्यू है इसके मतलब। तो आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना है, आपने स्ट्रेटजीज़ क्या अप्लाई की हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, वही चीज़ें दोबारा से। और आपने खुद क्या सीखा है इससे, क्या आपने भी कुछ सीखा है, आपने ये सीखा है कि आप सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं, क्या ये स्ट्रेटजीज़ ठीक थी, क्या स्टूडेंट्स ने इम्प्रूव किया है, क्या वाकई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, इस तरह की चीज़ें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 मेरा मिस हो गया, आई डोंट नो कि अब वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वो बताया है क्वेश्चन, शायद वो 12 है।
उसके बाद चलते हैं लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। ये सारा एंड वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने APA स्टाइल में अपने रेफरेंसेस लिखे हुए हैं बस, और कुछ नहीं करना। ये रेफरेंस, ये सारे रेफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा BEd का जो भी कोर्स वर्क में थीसिस वर्क आता है, ये उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे सबको। जिसको समझ आ गई है वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। अगर आप घंटी के बटन को प्रेस कर देंगे तो आपको मेरी वीडियोस फ्री में मिलेंगी और सबसे पहले मिलेंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।